तो ये न्यूज हम सब ने पढ़ ली है कि यूएई ने एग्जिट करा है ओपेक को। कोई हैरानगी की बात नहीं है, लग रहा था कि ये होगा। इनफैक्ट इसका जो बुनियाद है वो 2021 में शुरू हो चुका था। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे टेक्निकलिटीज के बारे और समझेंगे ओपेक को थोड़ा टेक्निकल तरीके से। बिकॉज प्रीलिम्स पास में है, नजदीक में है, और इसी करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खास करके जो न्यूज में होती है वो समझनी बहुत जरूरी है। ये न्यूज भले आज या कल की है, लेकिन ओपेक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेपिटेटिवली न्यूज में रहा है पिछले 2 सालों में। तो देयरफॉर समझते हैं ओपेक के मैकेनिज्म्स को। ऑलराइट, मेरा नाम है कुबेर सिंह, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जस्ट अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओपेक प्लस जरूर मेंशन कर देना। ऑलराइट, नाउ अच्छा, पहले तो ओपेक की पब्लिकेशंस कौन सी होती हैं? तो ये 4 इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है। सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। ये ओपेक रिलीज करता है, हर साल रिलीज होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए क्वेश्चंस में तो याद रहे आपको। ना देखो, बात समझो। ओपेक की मेंबरशिप की बात करें, हु इज एलिजिबल। पहली बात तो कोई भी कंट्री जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करती है, एनी कंट्री दैट इज अ सब्सटैंशियल नेट एक्सपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल। और कितना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है वो यहां पे तय नहीं होता कि लाइक लेट्स से कि कोई कंट्री हाइपोथेटिकली 700,000 और 7 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे एक्सपोर्ट करती है, वो एलिजिबल है, या 1 मिलियन, ऐसा नहीं है। यानी कि कोई भी कंट्री जो कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है, सब्सटैंशियली ऑयल एक्सपोर्ट करती है कंट्री, वो एलिजिबल है कि वो अप्लाई कर सकती है ओपेक के मेंबरशिप में। कोई फॉर्मल मिनिमम प्रोडक्शन थ्रेशोल्ड वाला कोई फंडा एग्जिस्ट नहीं करता ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में। अंडरस्टैंड वन थिंग, बट इन प्रैक्टिस उस कंट्री के पास, जो भी कंट्री अप्लाई करना चाह रही है, सिग्निफिकेंट इनफ ऑयल प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि उसकी एक्सपोर्ट कैपेसिटी ऑगमेंट कर सकता है उस ऑयल प्रोडक्शन को। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ओपेक में, उसका नाम है ओपेक कॉन्फ्रेंस। क्या नाम है? ओपेक कॉन्फ्रेंस। ये सुप्रीम अथॉरिटी है। इसमें ऑयल मिनिस्टर्स आते हैं ऑफ ऑल द मेंबर स्टेट्स ऑफ ओपेक। कल शाम को यूएई निकला है, तो जब तक यूएई था तो 12 मेंबर्स थे ओपेक के। अब कितने हो चुके हैं? 11 मेंबर्स हो चुके हैं। और ओपेक स्टैचू के तहत द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर रिक्वायर्स 3/4, 3/4, 3/4 agreement, 3/4 voting of all the members of OPEC, including the 5 founding members of OPEC. अब जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक है वो कौन से हैं? वो है वेनेजुला, ईरान, इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया। ऑलराइट, तो ये विक्सा के नाम से आप याद रख सकते हैं। विक्सा के नाम से वेनेजुला, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो कोई भी नया मेंबर ऐड करना है उसके लिए 3/4 अप्रूवल तो चाहिए ऑफ द ओपेक मेंबर्स, बट इंक्लूडिंग द फुल कंसेंसस ऑफ द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ओपेक। ये बात आपको याद रहे। क्लियर? देन ये बहुत क्रिटिकल प्रोविजन है जो आपको मैंने बताया एडिशन ऑफ न्यू मेंबर का, कि ये 5 मेंबर्स का अप्रूवल जरूरी है। कोई भी सिंगल फाउंडिंग मेंबर इन 5 में से ब्लॉक कर सकता है द एंट्री ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव मेंबर स्टेट इनटू ओपेक। ऑलराइट, सो देयरफॉर एक तरह से ये जो प्रिंसिपल है, ये 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ओपेक को एक स्ट्रक्चरल वीटो देता है ओवर द एक्सपेंशन ऑफ ओपेक। ऑलराइट, नाउ एक और कैटेगरी है ओपेक में, वो है एसोसिएट मेंबर्स की। अब आप मुझे बताएंगे कि एसोसिएट मेंबर्स कौन कौन से हैं ओपेक में। ठीक है, कमेंट में बताएंगे आप। ठीक है, ये जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, दे डू नॉट फुल्ली क्वालिफाई फॉर द फुल मेंबरशिप, बट इनके सिग्निफिकेंट ऑयल इंटरेस्ट्स हैं। एसोसिएट मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं ओपेक मीटिंग्स में एक लिमिटेड कैपेसिटी में। ओपेक की जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पर इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं एज फार एज द प्रोडक्शन डिसीजंस आर कंसर्न, कि प्रोडक्शन कट होना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, जो कि ओपेक मेंबर्स कलेक्टिवली फैसला लेते हैं। नाउ अब अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो मेंबरशिप का रिमूवल और एग्जिट प्रोसेस है, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज ओपेक में कोई फॉर्मल एक्सपल्शन प्रोसेस नहीं है। देखो, ओपेक एक ट्रीटी बेस्ड अलायंस है। ठीक है, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके तहत 1960 में ओपेक बना था। लेकिन ओपेक में कोई फॉर्मली निकालने का तरीका नहीं है। तरीका क्या है? अगर आप ओपेक से निकलना चाहते हो तो आप वॉलंटरली विड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि यूएई ने किया। अभी यूएई को वैसे 60 साल कंप्लीट नहीं हुए थे, 1967 से यूएई मेंबर था ओपेक का। सो आफ्टर अ गैप ऑफ 59 इयर्स, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 59 इयर्स, यूएई ने वॉलंटरली एग्जिट किया। तो वॉलंटरली विड्रॉल इकलौता तरीका है अगर आप ओपेक से एग्जिट करना चाहते हो।
A member wishing to leave has to give a formal notice of withdrawal to the OPEC secretariat. ठीक है, now under the OPEC statute कायदे से क्या बात होती है, कायदे से जो withdrawing member है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल यूएई है, उसको नोटिस देना पड़ेगा एटलीस्ट एक साल का बिफोर द डेट ऑफ द इंटेंडेड विड्रॉल। ऑलराइट, लेकिन इन प्रैक्टिस ये प्रिंसिपल और ये कन्वेंशन को कभी फॉलो नहीं करा गया है। ऑलराइट, नाउ विड्रॉल इफेक्टिव होता है आफ्टर द नोटिस पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सपायर्स। तो ये टेक्निकलिटी बातें मैं कर रहा हूं, टेक्निकल बातें समझ लेते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता। यूपीएससी की आदत होती है कि वो जो डेविल होता है ना, डेविल लाइज इन द डिटेल। और मैं पिछले कुछ 2 महीनों में देख रहा हूं, चाहे वो यूपीएससी का पेपर सीडीएस में हो या स्टेट सिविल सर्विसेज का हो, इंक्रीजिंगली बहुत डिटेल्ड स्टेटमेंट्स पूछ रहा है जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, जहां पे हमको थोड़ा टेक्निकलिटीज और मोडालिटीज को भी समझना जरूरी है जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ नोटिस पीरियड के दौरान जो कंट्री इन कंसर्न है टेक्निकली रिमेन्स अ मेंबर ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड ऑल्सो। जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई जॉब रिजाइन करते हैं या कहीं और जॉब करने जाते हैं, तो आपको कहा जाता है कि 2 महीने का 3 महीने का नोटिस पीरियड है। तो वो नोटिस पीरियड में भी जो 2 महीने का 3 महीने का आप एज एन एम्प्लॉय ऑफ योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं। तो नोटिस पीरियड के दौरान भी जो मेंबर निकलना चाह रहा है वॉलंटरली, दैट रिमेन्स बाउंडेड बाय द ऑब्लिगेशंस विद इन ओपेक। ये बात भी आपको याद रहे कि 1 ईयर के नोटिस पीरियड में, वो नोटिस पीरियड में दैट कंट्री वुड स्टिल रिमेन अ पार्ट ऑफ ओपेक। ऑलराइट, ओके। नाउ अब सर पहले भी कंट्रीज हैं जो कि निकल चुकी हैं ओपेक से। इंडोनेशिया है, इक्वाडोर है, मोर रिसेंटली 2024 में अंगोला था, कतर हो गया, गेबॉन हो गया। तो ये कंट्रीज निकलती रहती हैं ओपेक से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ओपेक प्लस मेंबरशिप की बात करें, देखो इंपॉर्टेंट है बात को समझना कि ओपेक प्लस में 10 नए देश आ गए थे जिनके पास अगेन ऑयल प्रोड्यूसिंग और ऑयल एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी है। रशिया था, आपका कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, ये कुछ देश थे जो कि ओपेक प्लस में आए थे। 2016 की बात है, तब आपको याद होगा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बहुत नीचे जा चुके थे। तो तब ओपेक प्लस यानी कि एक्सपेंशन हुआ ओपेक का, और 10 और कंट्रीज इस ओपेक प्लस में जुड़े। अब ये जो 2016 में 10 कंट्रीज ओपेक प्लस में आए थे ना, ये कोई फॉर्मल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे कि ओपेक एक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड ऑन द बगदाद कॉन्फ्रेंस। ये जो है ना ओपेक प्लस, ये वॉलंटरली प्रोडक्शन कोऑपरेशन एग्रीमेंट था बिटवीन जो ओपेक के 12 मेंबर्स थे ओरिजिनल, और 10 एडिशनल जो नॉन ओपेक मेंबर्स थे, यानी कि प्राइमरली जो कि ओपेक प्लस में आए थे। जैसे कि कौन थे? रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मेक्सिको, मलेशिया, ब्रुनाई, सूडान, साउथ सूडान, बहरीन, ओमान, और 2025 में एक कंट्री ऐड हुआ है ओपेक प्लस में। वो कौन सा है? कमेंट में आप बताएंगे। ओके, ये जो 3/4 मेजोरिटी है, ये जो 3/4 मेजोरिटी है, इंक्लूडिंग ऑल द 5 फाउंडिंग मेंबर्स, ये ओपेक के एक्सपेंशन को, ओपेक के, मैं ओपेक प्लस नहीं ओपेक की बात कर रहा हूं, ओपेक के एक्सपेंशन को जेन्युइनली काफी डिफिकल्ट बनाता है। और कोई भी फाउंडिंग मेंबर वीटो कर सकता है, फाउंडिंग मेंबर 5 में से वीटो कर सकता है नए एडमिशन को ब्लॉक करने के लिए। और दिस इज वाई ओपेक की मेंबरशिप इतनी ज्यादा मैसिवली ग्रो नहीं करी है, एंड विच इज वाई ओपेक हैज आल्सो बीन सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिंग द डिजायर and the advancement of America into this OPEC forum, which is why America OPEC पे नहीं आ पाया, because of the 5 founding members of OPEC not really up. ईरान क्यों अलाउ करेगा कि अमेरिका OPEC में आए? Alright, so absence of expulsion mechanism, मतलब कि OPEC अपना internal dissent, किसी ने कहा कि मेरे को OPEC के बाइंडिंग टारगेट से, प्रोडक्शन टारगेट से प्रॉब्लम है या OPEC के स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम है, तो भैया जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो आपस में मिल बैठ के हम रिजॉल्व कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको, कंट्री को हम कहें कि भाई आप हमारी बात नहीं मान रहे तो आपको बाहर निकालेंगे। इंटरनली मैनेज किया जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स फ्री विल। कोई कंट्री नहीं एग्री कर रही है ओपेक में रहने के लिए, उसकी फ्री विल है। नाउ यूएई ने रिपीटेडली आर्ग्यू करा है, प्रॉब्लम क्या है कि यूएई लीव क्यों कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है। यूएई ने रिपीटेडली आर्ग्यू करा है कि उसका जो असाइंड कोटा है ना, असाइंड कोटा ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, व्हिच इज अराउंड 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे। तो यूएई कह रहा है, सेंट्रल आर्गुमेंट क्या है, बात को समझो कि भैया ऐसा है कि हम ना तैयार कर रहे हैं, हमने $25 बिलियन का खर्चा किया है कि 2027 तक ना हमारा जो ये प्रोडक्शन टारगेट है ना, ये 5 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंच जाए। और एज ऑफ नाउ यूएई ये कह रहा है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 4 मिलियन बैरल्स पर डे की है, विच इज अगेन हायर दैन जो कैपेसिटी आपने, ओपेक ने हमें असाइन करी है। तो भैया ये प्रॉब्लम है, यूएई को प्रॉब्लम है। यूएई कह रहा है कि भैया हम खर्चा बढ़ा रहे हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस कर सकें, लेकिन हम ओपेक के
प्रोडक्शन टारगेट्स के तहत हम बंधे हुए हैं, हमारे हाथ बंधे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। अब आबू धाबी यानी कि यूएई इस गैप को अनसस्टेनेबल देख रहा है कि अगले साल 2027 में हमारी कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल्स पर डे की होगी और अभी हमारी कैपेसिटी 4 मिलियन बैरल्स पर डे की है। ऑफ कोर्स ईरान वॉर के कारण इसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली एक डिक्लाइन देखने को मिला ही है, बिकॉज ईरान वॉर के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्योंकि ब्लॉकेड है तो सप्लाई नहीं आगे जा पा रहा। लेकिन अगेन यूएई कह रहा है कि भैया ये बहुत अनसस्टेनेबल है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम इस चीज को सस्टेन कर पाए। तो यूएई का ये मानना है दैट हम कंस्ट्रेन्ड हो रहे हैं कि हम अपनी ऑयल रिसोर्सेज कैपेसिटी को हम फुली मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड वेराज ओपेक का होल रैशनल क्या है? ओपेक कहता है कि भैया देखो, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ताकि ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके एंड देन क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ओपेक का फाउंडिंग प्रिंसिपल यह है कि भैया कुछ जो पैसा हमने लगाया है ऑयल एक्सट्रैक्शन में और प्रोडक्शन में और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाइपलाइन के जरिए, तो एक फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल तो हमें मिले। अगर वो फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल हमें नहीं मिल रहा है तो क्या ही फायदा। ऑलराइट, नाउ 2016 से OPEC Plus has effectively been steered by leadership axis which is between Saudi and Russia, and this has helped to stabilize the oil markets by coordinating the supply cuts, and also this has also centralized the decision making power more so in the hands of Saudi Arabia. इसके बारे में बात करेंगे ना। यूएई का नेशनल ऑयल कंपनी कौन सा है? अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ADNOC। ऑलराइट, और ये लगभग $25 बिलियन एनुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकें। लेकिन ओपेक प्लस के जो कोटास हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इसमें से कितनी कैपेसिटी एक्चुअली यूटिलाइज की जा सकती है। अब एनर्जी पॉलिसी डिफरेंसेस आर आल्सो टाइड टू द वाइडर जियोपॉलिटिकल टसल्स। नाउ डिफरेंसेस, अब अगर हम यूएई और सऊदी के रिफ्ट की बात करें तो इन कंटेक्स्ट ऑफ द वॉर व्हिच इज हैपनिंग इन येमेन, तो ये दिसंबर जनवरी यानी कि दिसंबर 2025 एंड जनवरी 2026 की बात है कि दिस रिफ्ट बिटवीन सऊदी एंड द यूएई वाज वाइड ओपन बिकॉज सऊदी इन प्रिंसिपल नहीं एग्री करता कि यूएई सपोर्ट क्यों कर रहा है येमेन में एक एंटिटी को जिसका नाम है द सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जो कि साउथ येमेन में बेस्ड है। एंड यूएई का ये कहना है कि भैया हम सपोर्ट कर रहे हैं एसटीसी को बिकॉज एसटीसी इज आल्सो अगेंस्ट द हूथीज। नाउ इंटरेस्टिंगली 2014 से लेके अभी तक Saudi, UAE have been strong allies and strong partners in the fight against the Houthis in Yemen. But ये जो rift है, ideological rift जो है in terms of the UAE supporting the STC and the Saudi not really appreciating that. हालांकि दोनों Saudi और UAE principally they are aligned that we are against the Houthis. But क्योंकि UAE का थोड़ा एक preference है, एक bias है towards the STC, this is something which is not really adding up in the equation of the Saudi and the UAE, and that has also led to a wide rift between these two countries which is out in the open. So that is reason number one that UAE does not wants to be subjugated by Saudi Arabia. Then within the Gulf region there is also a cold war which is brewing up. All right, so it is not just the Iran war which we are seeing. I mean, traditionally we have been seeing the sectarian conflict between the Shia and the Sunni countries, but the cold war brewing up between the UAE and the Saudi has other reasons involved. All right, now as per multiple reports, UAE is seeking greater flexibility in shaping its long-term oil strategy. Being tied to this OPEC plus production limits, this will restrict the ability of the UAE to optimize the output, pricing and the investment decisions which the major company of the UAE, the Abu Dhabi National Oil Company, is making. So exit, now what does it mean for the UAE? So therefore exit from this could obviously boost the revenues as per the reports that is there कि अब कोई OPEC के प्रोडक्शन लिमिट्स के साथ UAE बाइंडेड नहीं होगा। और एनालिस्ट एस्टिमेट करते हैं दैट प्रोड्यूसिंग क्लोजर टू फुल कैपेसिटी, right, which is 5 million barrels per day, this could unlock as much as $50 billion annually for UAE. As you all know कि अभी UAE ईरान वॉर के चलते बहुत सफर भी करा है, रियल एस्टेट के प्राइसेस वहां पे डाउन हो चुके हैं, टूरिज्म वहां पे हिट करा है। ऑलराइट, एंड देयरफॉर ऑब्वियसली यूएई को भी टाइम चाहिए होगा अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए। सो देयरफॉर जो ब्रांड था यूएई का, कितने सारे इन्वेस्टर्स वहां पे आ रहे हैं, कितना वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उस पे अभी हिट पड़ा है, उस पे अभी ठेस पहुंचा है। तो $50 बिलियन एनुअली यूएई कमा सकता है। सोचो $25 बिलियन, $25 बिलियन का खर्चा जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है वो कर रही है प्रोडक्शन लिमिट्स को बढ़ाने के लिए। तो $50 बिलियन एनुअली अगर यूएई कमा रहा है, दैट इज डबल द दैट इज यानी कि आपने जितना इन्वेस्ट किया आपको डबल
रिटर्न में मिल रहा है, तो यानी कि प्रॉफिट आपका 100%। सो फ्रीड फ्रॉम कोटास, ये जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है वुड बी एबल टू रैंप अप इट्स प्रोडक्शन व्हिच इज अप टू द 5 मिलियन बैरल पर डे टारगेट। ऑलराइट, मोर इंपॉर्टेंटली विद ईरान जो कि एक फाउंडिंग मेंबर है ओपेक का, और आपको पता है कि ईरान, यूएई इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ओपेक, तो ईरान एक फाउंडिंग मेंबर है, तो ये जो इस अलायंस का कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग वाला तरीका है वो रिस्ट्रिक्ट करता है यूएई की एबिलिटी को कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को सिक्योर कर सके। ऑलराइट, फर्दरमोर जो गल्फ नेशंस हैं इंक्लूडिंग द यूएई, historically they have relied on America as the chief guarantor when it comes to the security issues in the Gulf region, and that guarantee by America is also looking very very fragile in the context of the Iran USA war, because America की inability देखी है हमने इस पूरे war में। America was not able to deliver and make its Gulf allies feel secure because Iran was retaliating and attacking different military assets of America located in Kuwait, Bahrain, UAE, etc. Essentially एडवांटेज इंडिया के लिए कहां पे आता है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो अनयूज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ ओपेक है ना, ये किसके पास है? जनरली 3 देशों के पास कंसंट्रेटेड है, कुवैत, सऊदी और यूएई के पास। अब कंसिडरिंग कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स यूएई ने करा है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो ओपेक अनडाउटेडली प्रेशर फेस करेगा, यानी कि अब कंपटीशन यूएई करेगा ओपेक के साथ। यूएई इंडिविजुअली कंपीट करेगा ओपेक के साथ। हर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ओपेक में थोड़ी है, सारी तो नहीं है, यूएसए भी ऑयल प्रोड्यूसिंग है, मैक्सिमम तो यूएसए ही ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं जब से शेल रिजर्व्स वहां पे पाए गए हैं, तो लेकिन यूएसए तो यहां पे नहीं है। ऑलराइट, हालांकि यहां पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया ना दिस इज द मूव जिसके कारण डी डॉलराइजेशन होगा। ठहरो प्यारे ठहरो, डी डॉलराइजेशन अभी नहीं होने वाला, टाइम लगेगा डी डॉलराइजेशन को। बेसिक इकोनॉमिक्स क्या डिक्टेट करता है कि ये जो कंपटीशन है यूएई और ओपेक के बीच में, ये डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑयल प्राइसेस में। बिकॉज देखो अब यूएई कहेगा कि भाई मेरे पास जो रिजर्व्स पड़े हुए थे, जो लॉक्ड रिजर्व्स थे, अब वो रिलीज हो जाएंगे, यानी कि अब यूएई बाउंडेड नहीं है ओपेक के साथ कि कितना हमने ऑयल सप्लाई करना है कितना नहीं करना है। यूएई अपनी मर्जी का मालिक है, तो वो ऑयल सप्लाई करेगा, अगर ज्यादा ऑयल सप्लाई करेगा इन कंपैरिजन टू व्हाट उसके टारगेट्स ओपेक के अंडर थे, व्हिच मींस दैट, चलो लेट्स से कि अगर यूएई 3 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल सप्लाई कर रहा था, आज वो 5 मिलियन बैरल्स पर डे करे, which means that the supply of oil will increase in the market. Supply will increase, the prices will come down. Doesn't mean that oil will not remain volatile. Oil as a commodity will always remain volatile. But again, ये लेवरेज इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए आ सकता है, बिकॉज हम इंपोर्ट हंग्री कंट्रीज हैं, वी आर एनर्जी हंग्री कंट्रीज एंड वी इंपोर्ट आर एनर्जी नीड्स। सो देयरफॉर अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ रहा है यूएई का एग्जिट करने से ओपेक में, तो डेफिनेटली इंडिया को इससे फायदा होगा। इंडिया को क्या, चाइना को भी इससे फायदा होगा। ऑलराइट, अब ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ओपेक के सेक्रेटेरिएट का। वंस अगेन ओपेक का कॉन्फ्रेंस जो है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, आपको पता हो। देन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, देन सेक्रेटरी जनरल आता है, एंड देन सो ऑन, ये बाकी सारे ऑफिसेज आते हैं। बट ओपेक कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको पता हो, यूपीएससी इतना डिटेल में जाके आपसे नहीं पूछने वाला, ओपेक कॉन्फ्रेंस के बारे में पता हो। ऑलराइट, तो सितंबर 1960 की बात है, बगदाद कॉन्फ्रेंस के तहत ये 5 फाउंडिंग कंट्रीज थे ओपेक के, ठीक है। अच्छा, ओपेक फॉलो करते हैं कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगेन ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो, मतलब कि जो फैसले हैं दे आर टेकन ओनली व्हेन ऑल द मेंबर कंट्रीज अग्री करते हैं, यानी कि नॉट बाय मेजॉरिटी वोटिंग, नॉट दैट कि 90% अग्री कर रहे हैं, नॉट दैट कि 75% अग्री कर रहे हैं, 100% कॉन्सेंसस। हाँ, वो 3/4 मेजॉरिटी वाला रूल आता है जब किसी नए कंट्री का एडमिशन करना है, लेकिन अदरवाइज जब हम कंसेंसस की बात कर रहे हैं तो 100%, यानी कि 100% कंसेंसस। अगर कोई कंट्री कहता है कि नहीं भैया मैं एग्री नहीं करता हूं, 12 मेंबर्स है ओपेक के, लेट अस से कोई कंट्री कहता है, छोटे से छोटा कंट्री क्यों ना हो, कहता है कि मैं एग्री नहीं करता हूं, तो भैया वहीं पे बात रुक जाती है। ओके, ओपेक कॉन्फ्रेंस आपको जैसे बताया कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहां पे सारे के सारे ऑयल मिनिस्टर्स बैठते हैं। ये ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनानिमिटी। एवरी प्रोडक्शन डिसीजन रिक्वायर्स ऑल मेंबर्स टू अग्री, नो फॉर्मल वोटिंग टेक्स प्लेस, और अगर कोई भी सिंगल मेंबर विदहोल्ड करता है एग्रीमेंट को तो कोई फैसला नहीं आता, नो कंसेंसस। ऑलराइट, दिस मींस टेक्निकली छोटे से छोटा मेंबर, चाहे वो इक्वेटोरियल गिनी है, गेबॉन है, कॉन्गो है, वो भी कोटा डिसीजंस को ब्लॉक कर सकते हैं बाय सेइंग दैट लुक ये हमको फिट नहीं बैठ रहा है, हमको सूट नहीं कर रहा है। ओपेक पहले अग्री करता है टोटल प्रोडक्शन सीलिंग पे। अब यहां पे बात को समझो, कलेक्टिव सीलिंग प्रिंसिपल। ओपेक पहले अग्री करता है टोटल प्रोडक्शन सीलिंग पे, हाउ मेनी बैरल्स पर डे द एंटायर ग्रुप विल कलेक्टिवली प्रोड्यूस। ये हेडलाइन नंबर है व्हिच मूव्स द ग्लोबल ऑयल मार्केट्स। ये जो फैसला है ना, ये अगेन कंसेंसस ऑफ ऑल द ओपेक मेंबर्स के द्वारा ही ड्रिवन किया जाता है। अब व्हाट प्राइस लेवल सऊदी अरेबिया वांट्स टू डिफेंड,
ये डिपेंड करता है ग्लोबल डिमांड फोरकास्ट पे, नॉन ओपेक सप्लाई प्रोजेक्शंस पे और इन्वेंट्री लेवल्स वर्ल्ड वाइड पे। यानी कि सऊदी का यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। एक बार कलेक्टिव सीलिंग सेट हो जाती है, देन इट मस्ट बी डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स। लेट्स से कलेक्टिव सीलिंग हाइपोथेटिकली लेट अस से कि 35 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे की है। अब उसको डिवाइड कैसे करना है कंट्री बाय कंट्री, देन वो डिसाइड किया जाता है। हर एक कंट्री का जो इंडिविजुअल कोटा होता है वो बायलेटरली नेगोशिएट किया जाता है ऑन द साइडलाइंस ऑफ द देन रैटिफाइड कलेक्टिवली इन द कॉन्फ्रेंस। अब ये जो एलोकेशन है इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं कि भाई कौन सी कंट्री का कितना एलोकेटेड कोटा होगा फॉर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे यूएई का 3.2 मिलियन बैरल्स पर डे था, तो वो तय किया जाता है उसके प्रोडक्शन लेवल्स के ऊपर, स्टेटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर, जीडीपी डिपेंडेंस कितना है ऑयल रेवेन्यू के ऊपर, और पॉलिटिकल वेट कितना है विद इन द ग्रुप। तो ये फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि तय करते हैं कि आपका इंडिविजुअल कोटा कितना होगा इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑन अ डेली बेसिस। एक तो कलेक्टिव सीलिंग हो गया, देन इंडिविजुअल कंट्री कोटास हो गया। ये दोनों बातों को समझो। देन आगे, now who actually decides how much each country produces? अब this is where the formal structure and the real power is diverging, not converging but diverging. Formally all the members वो अग्री करेंगे यूनानिमसली हर एक कंट्री के कोटा के ऊपर कितना होगा, लेकिन रियलिटी में सऊदी अरेबिया इज ड्राइविंग द प्रोसेस, और इसीलिए सऊदी को हम एक स्विंग प्रोड्यूसर भी कहते हैं। सऊदी इकलौता ओपेक का मेंबर है जिसके पास सिग्निफिकेंट स्पेयर कैपेसिटी है। आपको पता ही है कि वेनेजुएला के बाद दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया आता है जिसके पास प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है, प्रूवन ऑयल रिजर्व जो कि बहुत ज्यादा है। ऑलराइट, नाउ ये एक यूनिक एबिलिटी देता है सऊदी को दैट इट कैन एक्ट एज अ स्विंग प्रोड्यूसर, यानी कि इट कैन अब्सॉर्ब द एडजस्टमेंट्स व्हिच इज कीपिंग द टोटल ओपेक आउटपुट एट द अग्रीड सीलिंग इवन व्हेन ऑल द अदर मेंबर्स टेंड टू डिविएट। सो देयरफॉर जो सबसे कंटेंशियस पार्ट होता है ना, अब ये बेसलाइन प्रॉब्लम की बात करें, जब कोटा सेटिंग की बात आती है वो परसेंटेज काट नहीं होता, सिंपल टर्म्स में वो बेसलाइन की बात होती है। फॉर एग्जांपल लेट अस से, इस बात को भी समझो, सऊदी कहता है कि एवरीवन इज कटिंग 5%। सवाल ये है कि भैया 5% ऑफ व्हाट? सऊदी कहता है कि आज से ओपेक मेंबर्स अपना जो प्रोडक्शन टारगेट है, अगर कल एक्स अमाउंट कर रहे थे तो आज उसका 5% कट करेंगे। बट सवाल ये आता है कि हर एक कंट्री का बेसलाइन डिफर करेगा। फॉर एग्जांपल अब अगर हम यूएई की बात करें, अब अगर यूएई का बेसलाइन लेट अस से 3 मिलियन बैरल्स पर डे का है, लेट अस से अज्यूम करते हैं, लेकिन यूएई कह रहा है कि उसके पास कैपेसिटी तो 4 मिलियन बैरल पर डे की है। तो यूएई कहेगा कि भैया हमारे साथ तो फिर ज्यादती होगी, अगर हमको 5% कट करना है तो हमको 5% कट कितना करना पड़ेगा, हमारा जो बेसलाइन है विच इज 3 मिलियन बैरल्स पर डे। कन्वर्सली दूसरी बात भी समझो, अब अंगोला के केस में क्या हुआ था 2024 में, अंगोला का ना जो बेसलाइन था वो ज्यादा था, अंगोला का बेसलाइन ज्यादा था, लेकिन अंगोला अपने बेसलाइन जितना ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था बिकॉज अंगोला में जो ऑयल फील्ड्स थी, द एजिंग ऑयल फील्ड्स वर नॉट एबल टू गिव दैट मच ऑफ ऑयल कि उसका प्रोडक्शन टारगेट इतना मीट नहीं हो पा रहा था। तो यानी कि यहां पे एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, अगर आपका बेसलाइन कम है, आपने कम सेट किया है और आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो भैया आपके लिए फिर वो शराब की बात है कि भैया आप अपनी बढ़ाई हुई प्रोडक्शन पे एक्ट अपॉन नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका बेसलाइन ज्यादा था और आपको प्रोडक्शन, क्योंकि अंडरस्टैंड वन थिंग, आपका बेसलाइन ज्यादा था लेकिन प्रोडक्शन कट की बात कर दी है, बट फिर भी ओपेक के रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपका बेसलाइन जितना भी था, आपने अपने बेसलाइन जितना तो ऑयल डेली प्रोड्यूस करना है। ऑयल सप्लाई जो होगा वो बेशक कट प्रोडक्शन पे होगा, लेकिन आपने अपने बेसलाइन जितना ऑयल डेली प्रोड्यूस करना है। तो अंगोला के केस में क्या था कि उसका बेसलाइन ज्यादा था लेकिन उतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। यूए के केस में क्या है कि अपना बेसलाइन जितना है उससे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी यूए ने बढ़ा ली है, लेकिन वो उतना नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन का। तो यहां पे ये पॉलिटिक्स आ जाता है। ऑलराइट, सो ये कंटेंशियस बात है। अ कंट्री विद अ हाई बेसलाइन रिटेन करता है द राइट टू प्रोड्यूस मोर इवन आफ्टर द कट। एक कंट्री जिसके पास लो बेसलाइन है उसको पेनल्टी मिलती है, पेनल्टी बढ़ रही है इवन इफ इट हैज बिल्ट न्यू कैपेसिटी। जैसे कि यूएई का केस था कि उसने न्यू कैपेसिटी बिल्डअप करी है, लेकिन अब उसको पिनलाइज किया जा रहा है कि भैया आपकी बेसलाइन पहले लो थी और आपको प्रोडक्शन कट के लिए कहा गया, जो कि कलेक्टिवली ओपेक देशों ने डिसाइड किया है। तो ये कुछ बातें हैं। एंड बाकी दोस्तों जाने से पहले ये टेबल है, ये टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो अगर हम बात करें कंट्री रीजन प्री वॉर प्रोडक्शन, यानी कि प्री द ईरान एंड यूएसए वॉर प्रोडक्शन कितना था, कितने परसेंटेज ऑफ ओपेक मेंबर कंट्रीज में ऑयल प्रोडक्शन ये कंट्रीज कैरी करते हैं। ऑलराइट, तो पहले तो छठे नंबर पे यूएई आता था, अब लेकिन यूएई ओपेक का हिस्सा नहीं है। और अगर मैं बात करूं प्रूवन ऑयल रिजर्व्स की, ओपेक मेंबर्स की बात कर रहा हूं, वैसे तो मतलब
नंबर 1 में ऑयल प्रोडक्शन में यूएसए आता है, लेकिन मैं प्रूवन ऑयल रिजर्व्स की बात कर रहा हूं विद इन द ओपेक, तो यहां पे यूएई नंबर 6 पे आता है। अगर मैं ऑयल प्रोडक्शन की बात करूं तो यूएई 7वें नंबर पे आता है, पहले नंबर पे यूएसए आता है, अगर मैं ओपेक की बात नहीं कर रहा हूं। इन जनरल अगर मैं पूछूं आपसे कि दुनिया में टॉप 7 कंट्रीज में से 7वें नंबर में कौन सा आता है ऑयल प्रोडक्शन में, तो आंसर यूएई है। विद इन ओपेक नंबर 6 पे आता है, तो ये आपको बात पता। ऑलराइट, सो दोस्तों बहुत सारा कंटेंट पढ़ने को होता है, बहुत सारा कंटेंट समझाने को होता है। ये क्योंकि न्यूज़ ऐसी थी, लेटेस्ट न्यूज़ थी, करंट न्यूज़ थी, तो आपको मेरे को लगा कि आपको थोड़ा टेक्निकलिटी भी समझा दूं। बाकी बहुत विस्तार से हमने अपने रैपिड रिवीजन में, मैप्स के प्रोग्राम में, क्रैश कोर्सेज में ये चीजें डिटेल में डिस्कस करी हैं। प्लीज जॉइन अस, हमारी असिस्टेंस सीख करें प्रीलिम से पहले, एंड इस बात की एश्योरिटी है कि आपको हमारी पूरी टीम से हेल्प मिलेंगी, विच विल ऑब्वियसली हेल्प यू टू अलाइन in your preparation and also do very well and crack this UPSC prelims as well. Thank you so much.